प्रदेश में इस साल होने वाले निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच खबर है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी नई रणनीति बनाएगी, जिसे लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व सीएम मायावती ने मंथन करने के लिए लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने यह बैठक 27 और 28 मई को बुलाई है। बैठक के पहले दिन मायावती मुख्य जोन प्रभारियों और दूसरे दिन जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार मिली थी। मायावती अब पार्टी को मजबूत बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। मायावती अब पार्टी को मजबूत बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए वो लगातार विचार विमर्श कर रही है। इस बैठक में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। यूपी में कुछ दिन की राहत के बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। गुरुवार को अधिकतम तापमान बढ़कर 38.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार सुबह भी सूरज की तेज किरण की तपिश ने बेहाल किया और हवा से भी यहां पर गर्मी का एहसास जारी रहा। अब फिर राहगीरों को हीट लू का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने 27 और 28 मई को गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार जताए हैं। इसके बाद तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। बसपा सरकार में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पार्टी प्रमुख मायावती के करीबी रहे नकुल दुबे ने गुरुवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। आपको बता दें कि नकुल दुबे ने कांग्रेस में शामिल होने से पहले पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी से औपचारिक मुलाकात की। बसपा प्रमुख मायावती ने पूर्व मंत्री नकुल दुबे को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उन्हें पार्टी ने अनुशासनहीनता करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की बात कहते हुए निष्कासित किया था। अब सवाल यह है कि क्या नकुल दुबे ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। सहारनपुर में पुलिस ने कई मामलों में वंचित चल रहे हाजी इकबाल के बेटे जावेद को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि हाजी इकबाल के बेटे जावेद पर काफी मुकदमे दर्ज हैं। ये काफी दिनों से फरार था। महोबा में एक बुजुर्ग महिला ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। आनंद फानंद में बुजुर्ग महिला को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखनऊ में पुलिस ने परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले मोहम्मद रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आपको बता दें कि आरोपी ने उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती में धांधली की थी। ग्रेटर नोएडा के दादरी पुलिस ने नकली नमक बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 40,000 किलो लोकल नमक, एक ट्रक, मशीन समेत कई सामान बरामद किए। चंदौली के रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्ती में जुट गई है। हमीरपुर में ट्रक और पिकअप के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप चालक की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गैस कटर से पिकअप काटकर शव को बाहर निकाला। श्रावस्ती में मासूम को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में मासूम की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवार को पकड़कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। रुड़की के मछली बाजार और भारत नगर के अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव करने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बिजनौर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने देश छोड़कर भाग रहे सईद को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोपी काफी दिनों से गैंगस्टर के मामले में वंचित चल रहा था। बीजेपी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिष्ठा का सवाल बनी चंपावत उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री, भाजपा संगठन के अलावा सेलिब्रिटी भी चंपावत पहुंचकर प्रचार प्रसार में जुटे हैं। चंपावत उपचुनाव को लेकर पवनदीप राजन, हेमंत पांडे के बाद अब कुमार विश्वास ने भी कवि सम्मेलन के जरिए सीएम के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। धामी ने मनिहार गोठ क्षेत्र में भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने यहां पर बचपन में कई दिन बिताए हैं। वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, इसलिए सरकार द्वारा काम कराया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चंदौली दौरे पर रहे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत की और जिले में करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित होने वाले शहर सुलभ कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने यूपी बजट को लोक हितकारी बजट करार देते हुए वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद किया है। महेंद्र पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जिस तरह से आई है उसका अभिनंदन है। मुख्यमंत्री की पहल पर उनके वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विकास परक बजट पेश किया है, जिसमें खासकर रोजगार के बड़े अवसर भी शामिल हैं।
चारधाम यात्रा में आए श्रद्धालुओं के हार्ट अटैक से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बीते दिन रिकॉर्ड में 13 लोगों की मौत हो गई। यात्रा शुरू होने के केवल 23 दिन में 88 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। रुद्रप्रयाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी.के. शुक्ला ने बताया कि गुरुवार को केदारनाथ में 4 और यात्रियों की मौत हुई है। चारधाम यात्रा में आए एक तीर्थयात्री की मौत अस्पताल में हुई है, जबकि अन्य तीर्थयात्रियों की मौत होटल और पैदल मार्ग पर हुई है। वहीं एक यात्री की मौत गंगोत्री में डूबने से हुई है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रही है और सरकार पर व्यवस्थाओं को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। धामी सरकार की ओर से चारधाम में स्वास्थ्य सेवाओं को पहले के मुकाबले मजबूत किया गया है। कुल 169 डॉक्टरों को यात्रा में तैनात किया गया है। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड प्रदेश में भी लाउडस्पीकर पर कार्रवाई होने जा रही है। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बिना अनुमति के किसी भी धर्म स्थल पर लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। पटाखों और तेज ध्वनि के विरुद्ध कोर्ट सख्त हो गया है। साथ ही तेज ध्वनि में चलने वाले लाउडस्पीकर पर रोक लगाई जाएगी। केवल प्रशासन की अनुमति के बाद लगाए गए लाउडस्पीकर को मानकों के आधार पर ही चलाया जा सकता है। हल्द्वानी में मानसून सीजन में उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में अतिवृष्टि की वजह से भूस्खलन और रोड ब्लॉक होने की वजह से खाद्यान्न का भारी संकट रहता है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार की ओर से मानसून से पहले कुमाऊं के आपदा संभावित जिलों में अगले 3 महीनों के लिए खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। आरएफसी कुमाऊं के अनुसार 40% गेहूं और चावल कुमाऊं मंडल के सभी 5 जिलों के सीमांत गोदामों में पहुंचा दिया गया है। बाकी सप्लाई डिमांड आने के बाद कर दी जाएगी। खाद्य आपूर्ति अधिकारियों को अगले 1 सप्ताह के अंदर जो रेगुलर आपूर्ति है उसे भी पूरा करने के आदेश दे दिए गए हैं। आगरा के खैरागढ़ थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटवा रही एसडीएम पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक का एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पकड़े गए आरोपी की पिटाई भी की गई है। बांदा के मौरंग माफियाओं के हौसले बुलंद है। जीवनदायिनी केन का अस्तित्व खतरे में जाता दिख रहा है। खनन माफिया लगातार प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन कर रहे हैं। रात के अंधेरे में मौरंग माफिया ओवरलोड ट्रक निकालते हैं और प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। लखनऊ के सैरपुर थाना क्षेत्र में एक युवक पशुपाला की जगह एसएससी का पेपर दे रहा था। चेकिंग में मिलान करने पर आरोपी पकड़ा गया। टीसीएस के वेन्यू हेड ने मुकदमा दर्ज कराया। आपको बता दें कि आरोपी पिछले साल एसएससी की परीक्षा दे चुका था और इस साल 20,000 रुपए में परीक्षा दे रहा था। एटा में मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में अवैध वसूली जारी है। 100 से 500 रुपए तक वसूली कर रहे महिला कर्मचारी। आपको बता दें कि रिपोर्ट लगाने को लेकर खुलेआम मेज के नीचे रकम ली जा रही है। अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अलीगढ़ के सराफा कारोबारी के घर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान लुटेरों ने सराफा कारोबारी की पत्नी और उसके 8 साल के बेटे को चाकू से गोदा और उनकी हत्या कर दी। बांदा के अतरा थाना क्षेत्र में स्कूल जाते समय गांव के वंचलों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। युवती ने यहां पर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। मृतक युवक के पास से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया। ललितपुर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। 2 साल बाद ताजनगरी में एक बार फिर से हिंदी सीखने विदेशी छात्र छात्राएं केंद्रीय हिंदी संस्थान पहुंचेंगे। संस्थान में विदेशी छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इसके लिए 30 मई तक आवेदन होंगे। इस बारे में केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशक प्रोफेसर बीना शर्मा ने आवेदन को लेकर एडमिशन तक पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। आपको बता दें कि कोरोना काल में विदेशी छात्रों की कक्षाएं ऑनलाइन हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से केंद्रीय हिंदी संस्था में ऑफलाइन क्लासेस लगनी शुरू हो जाएंगी। ताजमहल की सुरक्षा को लेकर मॉकड्रिल किया गया। पुलिस और सीआईएसएफ का संयुक्त अभ्यास यहां पर हुआ। मॉकड्रिल के दौरान आतंकी गतिविधि को नाकाम किए जाने की कोशिश और प्रयास किए गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। झांसी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में हत्या के अभियोग में वांछित शातिर अपराधी घायल हो गया। आरोपी के पास से पुलिस ने असलहा कारतूस बरामद किए हैं। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।